ओके, वेलकम बैक। तो ये क्लास 12th का आपका इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का चैप्टर 5 है, जो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यानी जब कांग्रेस सिस्टम था, अभी इससे पहले हमने सारी चीज़ें देखी कि कांग्रेस सिस्टम में कैसे कैसे दिक्कतें सारी चीज़ें आ रही थी, इन द सेंस कि पार्टीज़ में कौन कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स आ रहे थे। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा हमने देखा। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रॉपर हमारा जैसे नेहरू जी चल रहे थे, नेहरू जी के बाद उनका डेथ होता है, उसके बाद कैसे 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 अलग अलग लीडर्स बने, इंदिरा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर कौन कौन से चैलेंजेस आए, कैसे कैसे पार्टी टूटी, आगे किस तरीके से रिस्टोरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में हम मेनली पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ बता रहा है कि देखो हुआ क्या कि 1964 में जैसे ही डेथ होता है किनका, नेहरू जी का होता है। तो नई 19 इस समय पे ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, है ना। 1962 में होता क्या है, इलेक्शन होती है। इलेक्शन में ये चुन करके आते हैं और 64 में इनका डेथ हो जाता है ना। इलेक्शन के कुछ समय बाद ही वो सारा जो वॉर वगैरह चलता है चाइना वगैरह के साथ, हमारी हार होती है। तो कई लोगों का तो कहना ये भी है कि इसी के बाद से इनको इतना आहत पहुंचता है कि मैंने चाइना पे इतना भरोसा भरोसा किया, लेकिन इसने इतना मतलब है ना हमारे ऊपर ही दिक्कत करा, तो इसी कारण से इनका हालत खराब रहता है और उसके बाद से डेथ होती है। तो कई तरह के इसके मिथ हैं, लेकिन 64 मई में इनका हो जाता है डेथ। इसके बाद से कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि आफ्टर नेहरू जी, मतलब हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन आता है हु, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि आफ्टर नेहरू जी व्हाट। व्हाट मतलब अब नेहरू जी के बाद क्या होगा। अब हमारा मतलब कंट्री पूरी तरीके से डिपेंडेबल हो चुकी रहती है नेहरू जी पे, क्योंकि वो भाई प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा मतलब जो फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह की चीजें थी हमने पहले पढ़ा है, वो सारी चीजें भी देखा करते थे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, arose from the serious doubt that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive। अब क्या था कि जब इंडिया को मिला था डेमोक्रेसी, तो उस टाइम पे कई लोगों को डेमोक्रेसी कई कंट्रीज को मिला, है ना। लेकिन उन लोगों को वापस से क्या हुआ कि मतलब वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाई, है ना। तो इंडिया में भी ये क्वेश्चन आने लगा कि भाई गांधी जी का जैसे डेथ, वो नेहरू जी का जैसे ही डेथ हुआ, तो अब इसके बाद यहाँ पे इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वो सरवाइव कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या चीजें हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी इंडिया में चलने लगा। इसलिए 1960s के डेकेड को बहुत ही डेंजरस डेकेड माना जाता है, क्योंकि एक के बाद एक अभी हम देखेंगे 64 में नेहरू जी का डेथ होता है, 66 में फिर डेथ हो जाता है तुरंत ही लाल बहादुर शास्त्री जी का। 67 में फिर फ्रेश चुनाव जब होता है, तो इस समय तो गांधी इंदिरा गांधी जी रहती हैं, उसके बाद से फिर से कई सारे पार्टीज वगैरह में हमें टूट देखने को मिलेगा। तो कई सारी चीजें इस टाइम पे चलती है। तो अब इस पे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। जिस टाइम पे नेहरू जी का डेथ हुआ, तो शास्त्री जी इनके सबसे क्लोज माने जाते थे उस टाइम पे, है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि when नेहरू जी पास्ड अवे, के कामराज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी कंसल्टेड पार्टी लीडर्स एंड कांग्रेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड फाउंड दैट देयर वाज अ कंसेंसस इन फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। और ये अनएनिमसली चूजन एज अ लीडर, इनका कोई अपोज वगैरह इन लोगों ने कुछ करा नहीं था ज्यादा, और ये एज अ लीडर चुने गए। और सबसे ज्यादा ये नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे, बहुत ही क्लियर माइंड, बहुत ही सादगी के साथ जिया करते थे। तो इनको चुना गया नेहरू जी के बाद। लोगों का मानना था जितना अच्छा नेहरू जी ने सारी चीजें करी थी, है ना, कहीं पता नहीं शास्त्री जी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो डाउट था लोगों का, बहुत ही जल्दी क्या है, वो क्या है कि खत्म हो गया। काफी अच्छा इन्होंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। यहाँ लिखा हुआ है, ही वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी एंड कमिटमेंट। अर्लियर ही हैड रिजाइन फॉर द पोजीशन ऑफ रेलवे मिनिस्टर। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, तो उससे पहले ये रेलवे मिनिस्ट्री को देख रहे थे। लेकिन इन्होंने रिजाइन करा था। क्यों रिजाइन करा था? क्योंकि एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था, इसमें इन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और इस कारण से इन्होंने उससे रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। तो 64 से 66 तक ये क्या रहते हैं कि ये बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना। और वहां पे कंट्री के पास दो मेन चैलेंजेस, दो बड़े चैलेंजेस आते हैं। यहाँ ये बता रखा है, पहला दिख रहा है कि while India was still recovering from the economic implication of the war of China, failed monsoon, drought and serious food prices prevented a grave challenge। यहाँ पे बता रहा है कि देखो चाइना के साथ अभी अभी पहला इनके साथ वो क्या प्रॉब्लम क्या था। दो मेजर चैलेंजेस में पहला चैलेंज अभी इनके ऊपर था कि पहले अभी भी चाइना से 62 में वॉर हुआ, इंडिया हारी। उसमें बहुत ज़्यादा है ना
पैसों का लॉस हुआ और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट फिर हमने अपने उस डिफेंस सेक्टर पे लगाया, तो बहुत सारी जगहों पे पैसों की मतलब हमें इकोनॉमिकली बहुत ही दिक्कत चैलेंजेस थी। उसके ऊपर दूसरी बात क्या हो गई कि मानसून हमारे यहाँ फेल हो गया, ड्रॉट आया और उसके बाद सीरियस फूड प्राइसेस हमारे देश में पड़ गई। तो ये चैलेंजेस थे। इसी के साथ साथ एक अगली चीज आ गई, वो 65 में दी मोस्ट फेमस वॉर होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, 1965 वॉर, है ना। तो जिसपे बॉर्डर वगैरह की मूवी वगैरह भी अगर आपने देखी होगी तो उसमें मूवी वगैरह भी बनी हुई है। तो वहां पे होता है कि 65 में जो पाकिस्तान है, हमने पहले पढ़ रखा है कि अटैक करता है यहाँ गुजरात के साइड से, फिर कश्मीर के साइड से। वो सोचता है कि कश्मीरी पीपल हमें सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट मिलता नहीं है और डिसाइसिव इंडिया की विक्ट्री होती है। तो इनका एक प्रोमिनेंट फिगर माना जाता है उसमें कि भाई ये काफ़ी शॉर्ट हाइट पर्सन थे, इनको लोग लीनियंट मानते थे, लेकिन इनका वो रूप भी लोगों ने देखा कि जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे बहुत ही बोल्ड स्टैंड इन्होंने लिया। यहाँ पे बताया जाता है शास्त्री जी का फेमस जो यहाँ पे स्लोगन था वो था जय जवान जय किसान का। उसके बाद बताते हैं कि शास्त्री जी जैसे ही 65 में इंडिया जीतती है तो 66 में जाते हैं कहाँ। भाई इनको भाई जो हमारे नेबर्स हैं, जैसे इंडिया का पाकिस्तान है, चाइना है, तो नेबर्स कभी बदल नहीं सकते, तो इनका मानना था कि इनके साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए हमें। तो ये जानते हैं कि ये जाते हैं कब, बता रहा है कि 10 जनवरी, मिनिस्टर केम टू एब्रोड एंड ऑन 10 जनवरी व्हेन ही सडनली एक्सपायर्ड ऑन ताशकंद। ताशकंद में जाते हैं। उस समय ये यूएसएसआर सोवियत संघ का हिस्सा था। इस समय अगर आप मैप में देखोगे तो वो उज्बेकिस्तान, इंडिया के थोड़ा सा ऊपर, पाकिस्तान के थोड़ा इधर उज्बेकिस्तान का एरिया आता है। वहां पे एक, यहाँ पे हुआ गैदरिंग हुई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी गए और पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान जी गए। जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे कुछ इन लोगों ने डिसीजन वगैरह ली और उसके बाद से वहाँ पे बहुत ही मतलब सस्पेंस में इनकी डेथ हो जाती है। वो उस पर अभी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही होती है। तो ये बात रहती है बहादुर शास्त्री जी के साथ। फिर शास्त्री जी के जैसी डेथ होती है 66 के बाद, अब इंदिरा गांधी जी आती हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से बहुत ही मतलब आपको बहुत ही बड़ा रूप देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी जी का, कि कितना ज़्यादा स्ट्रांग वो रही अपने कार्यकाल के समय पे। मतलब कई सारे डिसीजन इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली लिए, कई सारी चीज़ों पे लोगों से अपोज भी करा इन्होंने, लेकिन अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करी इन्होंने। यहाँ दिख रहा है कि फ्रॉम शास्त्री तो इंदिरा गांधी हुआ क्या। जब कांग्रेस अभी 62 में इलेक्शन हुआ था, तो यानी 67 तक तो उन्हें चलना ही था। और 66 में क्या हुआ कि इनका डेथ हो जाता है, बहादुर शास्त्री जी का। तो अब 66 से 67 तक का टाइम हमारे पास रहता है, मैंने आपको उसमें भी दिखाया था, है ना, लिस्ट में भी। तो इसमें होता क्या है कि द टाइम देयर वाज एन इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी जी। तो दो लोग थे, मैंने बताया ना, मोरारजी देसाई भी मैंने बताया था कि 77 के आसपास जा करके ये क्या बनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी ये दो प्रोमिनेंट फिगर्स थे, जिनको एक दूसरे का ओपोनेंट माना जा रहा था कि ये आ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन मोरारजी देसाई जी को जीत नहीं मिल पाती है। बताया जा रहा है कि मोरारजी देसाई पहले चीफ मिनिस्टर बॉम्बे स्टेट के रहा करते थे। बॉम्बे स्टेट बहुत बड़ा स्टेट था जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात सब कुछ आता था उसमें। लेकिन इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी और उनको बहुत ही कम साल, वो टाइम मुश्किल से 1 साल का टाइम रहा होगा जब वो कैबिनेट वगैरह में यूनियन मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इन द पास्ट एंड हैड आल्सो बीन यूनियन मिनिस्टर फॉर द इंफॉर्मेशन द शास्त्री कैबिनेट। ये यूनियन मिनिस्टर के रूप में थी शास्त्री कैबिनेट में। तो इनको बहुत ही कम टाइम था मतलब मिला हुआ था, जिसमें इन्होंने किसी तरीके से रिप्रेजेंट किया था और इनको पॉलिटिकल फील्ड का लोग मान रहे थे, बहुत ही कम इनको एक्सपीरियंस है। लेकिन एक बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन होती है और उस कॉन्टेस्ट में इंदिरा गांधी जी मोरारजी देसाई जी को डिफीट कर देती हैं और इनको 2/3 ऑफ द पार्टीज के जितने एमपी रहते हैं, मान लो 60 लोग हैं, तो नियरली 40 वोट्स इनके हक में आते हैं और ये जीत जाती हैं। मोरारजी देसाई जी जो है वो हार जाते हैं। इस पे अभी बहुत ही इंटेंस बातें आएंगी। बात ये थी कि यहाँ बताया गया, अभी आगे भी बताया जाएगा कि इनके जीत को मतलब जिताने के लिए एक सिंडिकेट बना हुआ था। अभी आगे इस चीज़ का जिक्र होगा। सिंडिकेट था, सिंडिकेट का मतलब ये माना जाता था कि कौन क्या होगा कांग्रेस पार्टी में, सारे डिसीजन ये सिंडिकेट, एक ग्रुप थी, ये लेती थी। तो इन लोगों ने इंदिरा गांधी जी को जिताया था। इनका मानना ये था कि इंदिरा गांधी जी को जिताएंगे तो ये ज़्यादातर डिसीजन खुद तो ले नहीं पाएंगे, तो हमसे पूछ करके लेंगे। तो ये बोल रहा है, वाइल इंदिरा गांधी हैड बीन पॉलिटिकली एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग, शी हैड सर्व्ड एज मिनिस्टर अंडर लाल बहादुर शास्त्री ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड। बता रहा है कि सिंस भाई पॉलिटिकल पार्टी इनके फादर और ऐसी फैमिली से ही थी कि पूरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही इनका रहेगा,
लेकिन एज अ मिनिस्टर इन्होंने बहुत ही शॉर्ट पीरियड, जो अभी बताया ना फिनांस वगैरह के फील्ड में, लाल बहादुर शास्त्री जी के अंडर में देखा था, बहुत ही छोटा, है ना, यूनियन मिनिस्टर के रूप में इन्होंने बहुत ही छोटा कार्यकाल किया था। तो यहाँ पे यही आता है कि जल्द ही ये क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जब बनी, तो जो लोग सोचते थे कि ये हमारे मतलब थ्रू ये सारे चीज़ों को निर्णय लेंगी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि ये अपने आप को आगे रखना स्टार्ट करते हैं और अपने डिसीजन खुद से लेना स्टार्ट करते हैं। ये इंदिरा गांधी जी का उस टाइम का फोटो वगैरह है। तो यहाँ पे आता है फोर्थ जनरल इलेक्शन 67 का। देखिए, अभी मैंने बताया 62 में जवाहरलाल नेहरू जी जीते थे। इनका कार्यकाल 5 साल यानी 67 तक चलना था। तो 62 के बाद 64 में इनका डेथ हो जाता है और 66 में शास्त्री जी का हो जाता है। तो 66 से 67 तक का टाइम तो जीतना ही था, मतलब इनको करना ही था किसी ना किसी को कांग्रेस के। अब 67 में एक वो फ्रेश इलेक्शन होता है, वो रहता है हमारा फोर्थ जनरल इलेक्शन। तो 67 में होता है ये। इसमें होता क्या है देखो, कि 1967 में के जो चुनाव होते हैं उसमें बहुत सारे बदलाव होती हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले तो बड़ा मोनोटोनस चलता है। नेहरू जी रहते हैं और नेहरू जी हर बारी मेजोरिटी में आते रहे, है ना। तो बहुत ज़्यादा उनका, है ना, अपोज किया नहीं गया, है ना। तो अब हुआ क्या कि 67 में अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में काफ़ी बड़े बड़े ट्रेंड, हमको नए ट्रेंड देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में यहाँ से डिस्कशन है। ये कहता है इन द इयर्स लीडिंग अप टू फोर जनरल इलेक्शन द country witnessed major changes. Two prime ministers had died in a quick succession and the new prime minister, who was being seen as a political novice, had been in office for less than a year. ऐसी पॉलिटिकल लीडर हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी थी जो बहुत ही कम टाइम पॉलिटिकल फील्ड में मतलब उन्होंने एज अ मिनिस्टर निभाया था। और इसी बीच में, इतने ही ड्यूरेशन में, दो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए दो लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो ये बहुत ही नया था, जो इससे पहले कंट्री ने कभी देखा नहीं था। अब जब इंदिरा गांधी जी बनती हैं प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने बताया कि जो कांग्रेस के डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनका सोचना था भी आगे ये बताएगा कि इंदिरा गांधी जी हमसे पूछ के सारे डिसीजन लेंगी। लेकिन ये ऐसा शुरू में थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन उसके बाद से अपने डिसीजन लेना, जो सही डिसीजन, बोल्ड डिसीजन रहता है, वो लेना स्टार्ट कर देती है। जो सबसे पहला डिसीजन इन्होंने लिया वो डीवैल्यूएशन, है ना। डीवैल्यूएशन किया इंडियन रुपी का। जैसे अभी अक्सर आपको देखने को मिलता है कि आरबीआई ने डीवैल्यूएशन कर दिया है इंडियन रुपी का, है ना। तो इसमें होता क्या है कि देखिए, जैसे पहले 5 रुपए लगते थे, 5 रुपए $1 के बराबर करीबन होते थे, है ना। अब इन्होंने थोड़ा सा डीवैल्यू करके इसे 7 रुपीज़ कर दी, है ना। 7 रुपीज़ कर दी, तो मतलब इससे कई सारे, आप इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे इससे डिफरेंसेस आते हैं। जैसे अगर ये सस्ता होगा, $1 जो है वो महंगा, मतलब $1 की कीमत अगर ज़्यादा होती जाएगी, तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ेगा, कि बाहर के लोग हमारे सामान को खरीदेंगे, तो हम अपने सामान को बाहर बेच पाएंगे और बाहर से पैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आएंगे। तो ये सारा डिवैल्यूएशन और ये सारी चीज़ें कंट्रोल में होता है आरबीआई के। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जब चाहे तो चीज़ों को फिर से और मतलब पैसे की कीमत बढ़ा, रुपए की कीमत बढ़ा सकती है। ये कंट्रोल में होता है पूरा आरबीआई के। तो पहली चीज़ उन्होंने डिवैल्यूएशन करी। उसके बाद इंडिया में कई सारे लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे गेहूँ, चावल, ये सारी जो खाने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, इनको, इनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, फूड स्कार्सिटी, फूड की कमी हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। तो इसके कारण से बंद हड़ताल कई सारी जगहों पे फिर चलना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, है ना। ये हम बात बता रहे हैं जब ये इलेक्शन में वापस आई, है ना। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें यहाँ होना स्टार्ट हो रही थी, है ना। तो ये बोलता है द कम्युनिस्ट एंड द सोशल पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल्स। अब क्या हुआ कि लोगों ने क्या हुआ, इनके खिलाफ स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। और मतलब कांग्रेस के बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। और शुरुआत में हिंदू मुस्लिम राइट्स भी वहाँ देखने को इंडिपेंडेंस के बाद से एक मिले थे, है ना। अगला टॉपिक क्या था, नॉन कांग्रेसिव। इसका मतलब है कांग्रेस के खिलाफ, है ना। मतलब जो नॉन कांग्रेस वाली बातें हैं, धारणा है, वो चलना यहाँ से स्टार्ट होनी है। यहाँ से देखिए क्या बातें हैं कि दिस सिचुएशन कुड नॉट हैव रिमेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम एनी, फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स in our country. Opposition parties were in the forefront of the organization public protests and pursuing the pressurizing the government, है ना। यहाँ ये कह रहा है कि अब क्या होता है कि जो कमी हो रही है, जो दिक्कतें आ रही थी और हैंडल नहीं हो पा रही थी, उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके बाकी लोगों ने जो एंटी कांग्रेस एजेंडा है, उसको चलाना इन्होंने बड़ी तेजी से स्टार्ट कर दिया। यहाँ एक बड़ा नाम आता है, ये बोल रहे हैं राम मनोहर लोहिया जी का, कि दे फेल्ट दैट द inexperience of the Indira Gandhi and the internal factionalism with Congress provided them an opportunity to topple the Congress.
राम मनोहर लोहिया गेव दिस स्ट्रेटेजी एज द नेम नॉन कांग्रेसिज्म, ये नाम दिया गया था राम मनोहर लोहिया जी के थ्रू। इन्होंने ये सारी चीज़ें सोची, इन लोगों ने सोचा है ना कि मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही हैं और यही मौका है और एंटी कांग्रेस चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं और इस सत्ता को जो है वो हम पलट सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे फिर वर्क करना लोगों ने स्टार्ट किया। अब आता है इलेक्टोरल वर्डिक्ट, है ना। इट वॉज इन द कंटेक्स्ट ऑफ heightened popular discontent and the polarization of political forces that fourth election, general election of the Lok Sabha and State Assembly were held in 1967. The Congress was facing the electorate for the first time without Nehru. पहली बार ऐसा था जब नेहरू जी नहीं थे और नेहरू जी के बिना चुनाव होने वाला था, कांग्रेस लड़ने वाली थी। तो यहाँ आता है कि जब चुनाव होता है, देखो अब बात आ रहा है 67 का चुनाव का रिजल्ट और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो रही है। हो अभी तक बात चल रही थी 1966, 66 में ये बनी और 67 तक तो इन्हें रहना ही था। ये किसी चुनाव के थ्रू नहीं बनी थी, डायरेक्टली नेहरू जी की प्लेस खाली हुई, कांग्रेस के पास एक मौका था, उन्होंने एक लीडर को चुना और किसको चुना है उन लोगों ने, तो मोरारजी देसाई और गांधी, इंदिरा गांधी के बीच में इंदिरा गांधी को ज़्यादा वोट मिले, 2/3 वोट मिलते हैं और ये 67 से 66 से 67 तक प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। बट 67 में फ्रेश इलेक्शन होने थे। इस फ्रेश इलेक्शन में बता रहा है कि इस बार क्या है, कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिली है ना, लेकिन बहुत ही कम टैली सीट्स मिली थी। इसको आपको मैप से मैं दिखाता हूँ। जो पूरा देश था वो दो तरह के पार्टीज में डिवाइडेड था, है ना। एक है कांग्रेस और एक है एंटी कांग्रेस, है ना, उस टाइम पे था, है ना। यानी कि कांग्रेस या तो जीत रही है या तो कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई जीत रही है, मतलब ऐसा कोई दूसरी मेजर पार्टी नहीं थी उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली मान लो अगर 10 सीट्स हैं, ये बोला गया कि जो 5 सीट पाएगा उसको हम बोलेंगे कि भाई ये मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी है और ये अपनी सत्ता बना सकती है। तो हुआ क्या कि कांग्रेस 4 सीट पाई, दूसरी एक टीम 3 सीट पाई, कुछ और 2 पाए हैं, कुछ 1 पाए हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके ये अलग अलग सीट पाए। तो इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ही पाई है, लेकिन दूसरी कोई ऐसी, मतलब 3 भी नहीं, एक एक करके ऐसे मान लो। तो कोई और मेजर कंट्री, मतलब मेजर ऐसी पार्टी नहीं थी जिसने बहुत ज्यादा क्लियर मेजोरिटी पा रखी थी। तो ये दिखा रहा है, अब इसमें स्टेट्स बता रहा है कि कितने में, करीबन 7 से 9, है ना, 7 से 9 सीट्स में जो है वो कांग्रेस हार चुकी थी। 7 में तो क्लियरली हार चुकी थी और इसमें थोड़ा डिफेक्शन वाली मामले थी। डिफेक्शन मतलब होता है कि मान लो चुनाव अगर कोई जीत जाता है, कोई एक पार्टी जीत जाती है, लेकिन उसको फिर बाद में वो प्लान बदल करके वो दूसरे पार्टी में सम्मिलित हो जाती है, तो इसे डिफेक्शन कहते हैं। उस टाइम पे ऐसा कोई लॉ नहीं था, इस टाइम पे लॉ है, इस चीज को कहते हैं डिफेक्शन। अभी इसका वर्ड यहाँ अभी नीचे मिलेगा तुम्हें। तो देखो यहाँ पे उस समय एक बहुत बड़ी वो कहावत वगैरह भी चलती थी कि पहली बार ऐसा था कि दिल्ली से आप अगर कोई बस पकड़ो और हावड़ा जाना है आपको, बंगाल की तरफ, है ना, मान लो यहाँ, तो आपको कोई सा भी कांग्रेस स्टेट नहीं मिलेगा। ये कहावत उस समय चलती थी, ये अभी इसके आगे ये चीज़ें कही जा रही हैं जो मैं यहाँ कह रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्लियरली, द कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन मैनी एज 7 सीट्स एंड 2 अदर सीट्स में क्या है, डिफेक्शन हो रखा था, क्योंकि मतलब जीतने के बाद उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। तो जीतते समय कांग्रेस में थे लेकिन उन्होंने बाद में चेंज कर ली। तो ये स्टेट कौन कौन से थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरला, ये सारे स्टेट थे जिसमें नहीं जीती थी। वो दो पार्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे एक पार्टी बता रहा है, ये पार्टी का नाम कई बार यूज में आने वाला है, डीएमके। ये मद्रास स्टेट की पार्टी थी। इसमें क्या कहा जा रहा है कि केम टू पावर बाय सिक्योरिंग अ क्लियर मेजोरिटी, द डीएमके वॉन पावर आफ्टर हैविंग लेड अ मैसिव इन एंटी हिंदर एजिटेशन। साउथ में बहुत बड़ा एजिटेशन, यही बहुत बड़ी बात थी कि भाई यहाँ पे क्या है, मतलब ये मद्रास का एरिया बता रहा है ना, तो यहाँ ऐसे ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि एंटी हिंदी एजिटेशन थी, मतलब इन पे हिंदी एक तरीके से थोपी जा रही थी, ऐसा कुछ इनका मानना था, तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मान रहे थे, तो इसके खिलाफ लोगों का एजिटेशन था। इसके लिए जा करके डीएमके का मतलब जो पार्टी है वो इस एजेंडा को बना करके ही और उन लोगों ने जीता। जो मैंने अभी आपको बात बताई, वहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग थी, क्या, दिल्ली से हावड़ा तक, ये लाइन जो है ना, दिल्ली से हावड़ा तक अगर आप जाएं तो आपको कोई भी कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी, है ना। तो ऐसी चीजें उन समय के लोगों को सुनने के लिए या देखने के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी, जब तक नेहरू जी थे तब तक उन्होंने कांग्रेस ही कांग्रेस देखा था। अब क्या थी, कांग्रेस का पतन एक तरीके से उनके नजर में स्टार्ट था। अब यहाँ बता रहे हैं कोalition के बारे में। कोalition मैंने आपको बताया है क्या होती है, ये गठबंधन होती है, जब कोई पार्टी नहीं जीत रही है तो लोग गठबंधन करते हैं, है ना, कई सारे पार्टीज आपस में जुड़ती हैं। यहाँ बता रहा है कि द इलेक्शन ऑफ 67 ब्रॉट इनटू पिक्चर द फिनोमेना ऑफ कोalition।
इस इलेक्शन में कोई भी सिंगल पार्टी ऐसी नहीं थी जो मेजॉरिटी पा रखी थी, है ना। इसलिए कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो जुड़ने लगी, जिसमें एक पार्टी का नाम है SVD, जिसका फुल नाम था संयुक्त विधायक दल, है ना। इन्होंने सपोर्ट किया उन लोगों को जो कांग्रेस के नहीं थे, नॉन कांग्रेस पार्टीज को इन लोगों ने सपोर्ट करने की कोशिश की और आपस में मिलना स्टार्ट किया, है ना। दूसरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ और पार्टीज के बाद बता रहे हैं, जैसे CPI थी on the left hand, Janasangh on the right hand. In Punjab, it was called Popular United Front and comprises two rival Akali parties at that time, Sant Group and Master Group. With both the Communist Party, the CPI and the CPIM, the SSP and the Republican parties and भारतीय जनसंघ, इन सब का बता रहा है कि एक साथ मतलब मिलने की बात आ रही थी कि ये लोग, है ना, आपस में मिलेंगे। तो कोalition की बातें सबसे पहले तभी स्टार्ट हुई, और तभी सबसे पहले डिफेक्शन वगैरह की भी बातें स्टार्ट हुई। जो मैंने आपको बताया डिफेक्शन का एक बहुत ही स्टोरी, अच्छी स्टोरी यहाँ पे है, जो इस कहानी पे है, आया राम गया राम। ये नाम एक है गया। गया बड़े ही कंफ्यूज एक क्या थे, MLA थे। ये चुनाव जीते। हुआ क्या कि ये एज एन MLA थे, है ना, तो इन्होंने ये चुनाव जीते। फिर हुआ क्या, सबसे पहले एक ही फोर्टनाइट, मतलब फोर्टनाइट करीबन 14-15 दिन के समय को कहते हैं, तो उस टाइम में इन्होंने 3 बार क्या करा, अपनी पार्टी को चेंज की, है ना। सबसे पहले ये थे कांग्रेस में, तो कांग्रेस से किस में चले गए, ये यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। भाई मैं पार्टी चेंज कर रहा हूँ, जैसे जीता इन्होंने बदल लिया। फिर यूनाइटेड फ्रंट से दूसरी बार फिर वापस आ गए, बोले नहीं भाई मैं कांग्रेस में रहूंगा। फिर कांग्रेस से तीसरी बार फिर से चले गए यूनाइटेड फ्रंट में। तो यहाँ पे बता रहा है कि दोबारा यूनाइटेड फ्रंट से ज्वाइन द कांग्रेस, एंड कांग्रेस लीडर राव बीरेंद्र सिंह ब्रॉट हिम इनटू द चंडीगढ़ प्रेस एंड सेड दिस स्टेटमेंट, गयाराम वाज नॉट आयाराम। जब इन्होंने कांग्रेस से यहाँ पे गए, फिर यहाँ से जब वापस आ गए ना, तो कौन थे, बीरेंद्र सिंह थे। बीरेंद्र सिंह ने ये बातें कही, जो ये अमूल के उस पर लिखा रहा है कि गयाराम वॉज नाउ आयाराम, है ना। तो ये बात कही गई, आयाराम गयाराम वाली बातें थी जो डिफेक्शन के अंदर आई थी। डिफेक्शन मतलब यही था कि भाई आप पार्टी वगैरह जीतने के बाद आप अपनी पार्टी को चेंज कर रहे हो। ये सबसे पहले 67 के इलेक्शन में हमें देखने को मिलती है, और कई सारे पार्टीज ने इस तरीके से काम की थी। अब इसी के साथ 67 में हमें एक बहुत बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। स्प्लिट मतलब टूट, बहुत बड़ा टूट देखने को हमें मिलता है कांग्रेस के अंदर। होता क्या है, वी सॉ दैट after the 1967 election, the Congress retained power at the center but with the reduced majority and lost power in many states. More importantly, the results proved the Congress could be defeated at the elections. 64 से पहले, जब तक नेहरू जी थे, उससे पहले तो इसे टोटली इनविंसिबल मानते थे कि ये हार ही नहीं सकती, कांग्रेस पार्टी हार ही नहीं सकती। लेकिन जब 67 का चुनाव हुआ तो इन्हें बहुत ही कम वोट मिली थी। अभी आगे बताएगा अभी कितना वोट मिली थी, तो बहुत ही कम वोट मिली थी। तो लोगों के अंदर अब ये आ गया था, भाई समझ गया था कि कांग्रेस ऐसा नहीं है कि इनविंसिबल है, ये हार भी सकती है, और आगे की कभी इलेक्शन में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी क्या है, वो हार जाए। तो लोगों को ये समझ में अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया था। तो अब स्प्लिट में सबसे पहली बात जो मैंने पहले ही चैप्टर के बता रखा है, वो ये था इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। सिंडिकेट वैसे बैंक वगैरह में भी आपने नाम सुना होगा। तो सिंडिकेट होता क्या है, सिंडिकेट क्या था, जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें एक सिंडिकेट बनी रखी थी। आपने मुगल वगैरह और उन सब हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एक है ना ऐसा ग्रुप रहता था जो, जिसको मतलब किंग मेकर बोलते थे, वही डिसीजन लेता था, वही किंग बनाता था। तो वैसे यहाँ है सिंडिकेट, कांग्रेस में थी सिंडिकेट। सिंडिकेट जनरली सारे डिसीजंस लिया करती थी गांधी जी के, वो नेहरू जी के बाद, और जो ये कहती थी लोग ज्यादातर वही करते थे। इसके जो लीडर थे, कांग्रेस के जो लीडर थे, उस उनका नाम था के कामराज। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के थे, और प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के क्या थे, ये प्रेसिडेंट थे। इनके साथ साथ SK पाटिल भी थे इसमें, सिंडिकेट पार्ट में, सिंडिकेट ग्रुप में माने जाते थे। ये एस निजालिंगप्पा का नाम भी इसमें है, जो मैसूर से थे, और संजीवा रेड्डी जो आंध्र प्रदेश से थे, और तेलुगु घोष वेस्ट बंगाल से थे। इन लोगों को माना जाता था कि ये सिंडिकेट के एक मेंबर हैं, एक ग्रुप माना जाता था, और यही लोग मेन डिसीजन सारी चीजें लेते थे, और सभी लोग उसको फॉलो करते थे। कहा जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, इन दोनों लोगों को जो पोजीशन दिलाई वो सिंडिकेट ने ही दिलाई, है ना। सिंडिकेट ही थी जो मतलब लोगों को नेहरू जी के बाद सबसे पहले बहादुर जी शास्त्री जी बनेंगे ये बताया, और ये आपकी इंदिरा गांधी जी बनेंगी, तो इनको सपोर्ट जो है सिंडिकेट ने ही दिया था। तो यानी ये बहुत ही प्रोमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल कांग्रेस में निभाते थे। तो इनके और इंदिरा गांधी के बीच में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखो ये चाहते थे, मतलब इन्होंने अभी एस्टिमेट करा नहीं, प्रॉपर से एस्टिमेट कर नहीं पाए कि कितना
कितनी पावरफुल है इंदिरा गांधी जी और कितनी स्ट्रांग है। इन्होंने सोचा कि पहले भाई इंदिरा गांधी जी को बना दो, और इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो ये सारी चीज़ें क्या है सिंडिकेट से ही पूछ करके इंदिरा गांधी जी जो है वो डिसीजंस लेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कुछ समय तक तो की, फिर उसके बाद से अपने डिसीजन खुद से लेना स्टार्ट करी। तो जैसे 67 वगैरह का जीता इन्होंने, हुआ क्या, these leaders expected Indira Gandhi to follow her advice, but Indira Gandhi attempted to assert her position within the government. लेकिन उन्होंने अपने पोजीशन को, मतलब भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर बहुत छोटी मोटी बात थोड़ी है, वो सारे डिसीजन खुद से ले सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर होता है देश का, है ना, तो उसको असर्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिए, जो सिंडिकेट को धीरे धीरे करके, है ना, बुरा लगने लगा। तो यहाँ आगे बोला है, शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट अ 10 पॉइंट प्रोग्राम। कई सारे प्रोग्राम्स मतलब उन्होंने चलाए थे, और ऐसा कुछ ज़्यादा इन लोगों से सिंडिकेट वगैरह के टीम से बहुत ज़्यादा इन्होंने पूछा नहीं था। 10 पॉइंट प्रोग्राम्स जो एक है 67 में जो प्रोग्राम चलाया इन्होंने, वो बहुत ही फेमस है स्टार्टिंग का। इसमें था क्या, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, इन्होंने नेशनलाइजेशन करना स्टार्ट किया बैंक्स का, जनरल इंश्योरेंस का, कई सारे अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स का सीलिंग डिसाइड कर दिया, है ना, कि इतनी इतनी तक आपकी प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें रहेंगी। इन्होंने इवन ये भी करा कि कई सारे मतलब जो जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स थे उन्हें लैंड लेकर के और गरीबों में और इस तरीके से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। फूड ग्रेन्स का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया करा, और हाउस साइट्स जो होता है ना, अभी भी ये नियम चलता है कि इन लोगों के लिए घर वगैरह मकान वगैरह बनवाने की जो चीज़ें चलती है, ये चीज़ें इन्होंने शुरू करा, है ना। तो ये अपने डिसीजन से खुद से ये लेना स्टार्ट कर रही थी। अब ये नाम आता है आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। अब इसमें वो नाम आता है जो आप नाम ले रहे थे, वीवी गिरी जी का। ये भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। इसमें स्टोरी क्या बनती है कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव होना था 69 में, तो सिंस 67 में तो इंदिरा गांधी जी चुन के आई थी और प्राइम मिनिस्टर तो यही थी, लेकिन अभी कांग्रेस का स्प्लिट हुआ नहीं था। कांग्रेस में इंटरनली दो मतभेद बन रहे थे, है ना। सिंडिकेट अपना बात कर रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी जी अपनी बातें चला रही थी। तो अभी लोगों के इंटरनली दो मतभेद थे, लेकिन ऐसा ओपन होकर के दो पार्ट में स्प्लिट हुई नहीं थी कांग्रेस। अब क्या होता है, ये आता है जिसके बाद स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है। जो सिंडिकेट है वो देखो, जाकिर हुसैन जी रहते हैं उससे पहले प्रेसिडेंट, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। अब वो पोजीशन खाली होती है और उसमें किसी ना किसी को प्रेसिडेंट बनना है। होता क्या है, सिंडिकेट क्या करती है, सिंडिकेट बनाना चाहती है किसको, एन संजीवा रेड्डी जी को। बोलते टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम ओपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा एन संजीवा रेड्डी एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर इंसुइंग प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो सिंडिकेट बनाना चाहती है संजीवा रेड्डी को। ये ज़्यादा ओपोनेंट रहते हैं किसके, मिसेस गांधी के। लेकिन मिसेस गांधी ने वीवी गिरी को चुना होता है। उनको कहती हैं कि आप उठो और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, मतलब जैसे होता क्या है कि जैसे कई सारे कैंडिडेट उठ सकते हैं प्रेसिडेंशियल के लिए। कांग्रेस एक पूरी टीम है जो ज़्यादातर डिसीजन वही मान रही है जो सिंडिकेट ले रहा है। सिंडिकेट ने कह दिया कि कांग्रेस के सारे लोगों का समर्थन दिला दिया कि भाई आप लोग जो है, मतलब एक तरीके से नाम बोल दिया कि संजीवा रेड्डी जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंशियल के लिए हमारे तरफ से चुने जाते हैं। इन्होंने बोल दिया, सिंडिकेट ने अपनी तरफ से सोच के बोल दिया। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि किसको, वीवी गिरी जी को बोला कि आप एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मतलब किसी पार्टी के थ्रू नहीं आ रहे हो, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। जैसे हो सकता है कल को अमिताभ बच्चन जी भी हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह वो चुने जा सकते हैं। वो क्योंकि किसी पार्टी से है नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहलाएंगे। तो वीवी गिरी जी आए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में। उन्होंने अनाउंस किया, शी आल्सो अनाउंस सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसीज मेजर लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक, जो मैंने आपको बताया बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये था। प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया। कि नेशनलाइजेशन से होता क्या है कि बैंक्स जो मनमानी कर रहे थे, लेकिन नेशनलाइजेशन होने के बाद वो पूरा कंट्रोल आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब गवर्नमेंट का अब उस पर कंट्रोल रहता है, वो चाहे तो जो चीज़ें चाहे वो कर सकती थी उस पर। प्राइवेट पर्स जो था उसको खत्म कर दिया। प्राइवेट पर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में अभी आएगा, उस पर हम देखेंगे। तो हुआ क्या कि जब ये चीज़ें हुई, वीवी गिरी जी को चुना गया, मतलब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तरीके से आ रहे थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि होता क्या है, इंडिया मतलब कांग्रेस में दो स्प्लिटिंग होना स्टार्ट होती है। अब नाम आता है मोरारजी देसाई का। ये भी आगे चल करके बनते हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो मोरारजी देसाई जो हैं वो पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फिनेंस मिनिस्टर थे, है ना। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों थे, लेकिन जब ये डिसीजन आना स्टार्ट हुआ तो इनमें स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ ऑन बोथ द अबव इश्यूज। सीरीज डिफरेंसेस, कौन कौन से दो इश्यूज बता रहे हैं। पहला इश्यूज तो ये था कि भाई ये लोग चाहते थे कौन, वो संजीवा रेड्डी जी बने प्रेसिडेंट, पर इन्होंने किसको खड़ा कराया, वीवी गिरी को स्टार्ट जी को खड़ा कराया।
दूसरी बात क्या थी, ये प्राइवेटाइजेशन बैंक्स की कर रहे थे, है ना। और जो मैंने अभी बताया प्राइवेट वाला जो इशू थी, वो ये थी, यहाँ एक जो ये प्रिंस वाला है ना, प्राइवेट पर्स का इशू जो था, इस इशू को इन्होंने एबॉलिश करने की मतलब जो चीज़ें चल रही थी पहले से, इसे एबॉलिश करना चाहा। ये एग्जैक्टली इसके बारे में अभी बता रहा हूँ। तो ये दोनों जो इश्यूज थे, ये हुआ क्या कि इनको, मुरारजी देसाई जी को बहुत ही गलत लगा कि भाई इनकी बातें कुछ रखी नहीं जा रही, तो इन्होंने क्या करा कि क्या करा, लीव छोड़ने की चीजें सोची। तो इमर्ज बिटवीन हिम एंड द प्राइम मिनिस्टर रिजल्टिंग इन देसाई लीविंग द गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट को छोड़ दिया, मतलब वो जो पार्टी थी उसको उन्होंने छोड़ दी, है ना। तो गवर्नमेंट इन द सेंस कि एक पोजीशन पे थे, पोजीशन को उन्होंने अभी अपना क्या करा, वैकेंट कर दिया, है ना। अब इसमें बता रहा है कि सिंस उन्होंने सीट को छोड़ दी, तो कई सारे लोग मतलब उसमें से अब धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट कर दिए। तो होता क्या है फाइनली कि वीवी गिरी जी जो होते हैं वो जीत जाते हैं, और उनको एक बहुत बड़ी बहुमत मिलती है ना। इलेक्शन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड डिफीट द संजीवा रेड्डी। ये चीज पता चलता है। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट एक्सपेल द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। अब इससे होता क्या है, सिंस वीवी गिरी जी जीत जाते हैं, और कांग्रेस ने किसको चुना था भाई, कांग्रेस क्या सिंडिकेट ने चुना था किसको, संजीवा रेड्डी को, तो ये नहीं जीत पाते हैं, और ये अच्छा खासे वोट से जीत जाते हैं। तो इस पे इनको बहुत ही बुरा लगता है। तो अब यहाँ पे इसके बाद कांग्रेस जो है वो दो पार्टी में टूट जाती है। कांग्रेस के जो सिंडिकेट हैं उनका ये कहना था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को ही निकाल दिया है अपनी पार्टी से। प्राइम मिनिस्टर मतलब इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को मैंने निकाल दिया अपनी पार्टी से, इनका ये कहना था। और इंदिरा गांधी जी का कहना ये था कि भाई हमारी जो ग्रुप है ये असल कांग्रेस है, ये कोई असल कांग्रेस नहीं है, ये जो सिंडिकेट और ये लोग हैं, ये लोग कोई असल कांग्रेस नहीं है, है ना। तो ये बात अभी आपकी चल रही थी, है ना। अब हुआ क्या इसमें, अब कांग्रेस दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो कांग्रेस के दो पार्ट में आते हैं ये दो पार्ट, कांग्रेस का एक, कांग्रेस के आगे ओ लग जाता है जिसका मतलब है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, और एक बन जाता है कांग्रेस कांग्रेस आर लगता है जिसका मतलब होता है रिक्यूजनिस्ट, है ना, रिक्यूशनिस्ट, है ना। तो ये बात है, ये चीज आती है, दो नाम से आती है। तो कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ करके अब इसके बाद से चलेगा, कुछ समय तक चलता है, फिर कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ को हटा के कांग्रेस ही हो जाता है, क्योंकि इन्हीं का प्रोमिनेंस हो जाता है, इंदिरा गांधी की पार्टी का ही प्रोमिनेंस हो जाता है। तो होता क्या, ये दो पार्ट में टूट जाती है। अब इन लोगों को तो लगता है कि भाई हम अलग सा कांग्रेस मतलब ओ को, जो जिसमें इंदिरा गांधी जी नहीं है, इनको लगता है कि हमारे में तो इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, हम लोग को ही जीतना होगा, है ना। तो ये सारा इनके अंदर मन में अभी रहता है, लेकिन अभी आगे इसका उल्टा होता है। इसी बीच में जो अभी मैं पहले डिस्कस कर रहा था प्राइवेट पर्स का, जो इंदिरा गांधी जी ने दो चीजें करी थी ना जो इन लोगों को बड़ी खराब लगी थी, एक तो वीवी गिरी जी को उठाया था, दूसरा बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर रहे थे, और प्राइवेट पर्स को क्या करा इन्होंने, अबॉलिश करा। इसमें क्या था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो क्या था, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, तो प्रिंसली स्टेट से ये कहा गया था कि आप इंडिया के साथ क्या है इंटीग्रेट कर जाओ, और हम कंटिन्यूसली आपको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम जो रेवेन्यूज और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूसली आपको देते रहेंगे। तो एक तरह का कंपनसेशन था जो हम आपको देते रहेंगे। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि इन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज़ को अबॉलिश करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मुद्रा इन पे जा रही है और ऐसा, है ना, इक्वालिटी के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा। तो इस पे कई सारे लोगों ने इनका अपोज किया, जैसे मोरारजी देसाई ने कहा कि ये हमारे लिए मॉरली रॉन्ग है और ब्रीच ऑफ फेथ है। मतलब हमने इनको एक आश्वासन दिया था कि आप हमारे में और हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम उसी का अपोजिट कर रहे हैं। तो ये ब्रीच ऑफ फेथ है और ये हमारे मॉरल के खिलाफ है। तो ये चीज़ उन्होंने कही थी, ये था एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स, है ना। यानी कि अब इनको कोई भी ऐसा कंपनसेशन में जो पैसे वगैरह मिलते थे वो सारी कुछ भी चीज़ें किसी भी प्रिंसली स्टेट को ओन करने वाले को नहीं मिलेगी, है ना। तो ये उसमें माना गया। अब देखो होता क्या है 1971 में, अब यहाँ पे 67 से चलनी थी, और कब तक चलनी थी, ये 7 ईयर यानी 72 तक चलनी थी, लेकिन 71 में कुछ हो जाता है पंगा। पंगा ये होता है यहाँ पे देखो कि 71 में इलेक्शन होती है और रिस्टोरेशन की बातें यहाँ पे कही जा रही है। देखो होता क्या है, स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू बी अ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी बना करके इन्हें रख देती है। Yet her government continued in office with the issue-based support of a few other parties including Communist Party and DMK, है ना। होता क्या है कि कांग्रेस जो है, अब देखो क्या होता है कि दो पार्ट में टूट चुकी होती है, मैंने बताया, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर, है ना। आर वाले में इंदिरा गांधी जी रहती हैं। अब मान लो टोटल, मान लो इनके पास कुछ 6 सीट्स रहती थी, 10 में से चाहिए थी मेजोरिटी के लिए। तो अब मान लो इनके पास 2 सीट रही हो, इनके पास 4 सीट रही हो, तो अभी तो अलग हो गया, अब इनके पास 4 ही सीट बची, तो मेजोरिटी में आई नहीं। तो इन्होंने हाथ कैसे मिला लिया, डीएमके। डीएमके अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि मद्रास वगैरह में जो एंटी हिंदी एजिटेशन के कारण से चला था, और कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई, इन दोनों के साथ इन्होंने क्या किया, हाथ मिला लिया। तो इससे इनकी जो सीट्स चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई और ये पार्टी में बनी रही, है ना।
अब होता क्या है, दिस वाज आल्सो फेज व्हेन इंदिरा गांधी विगरसली कैंपेन्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म्स, अंडरटुक फर्दर लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था। 71 का जो पीरियड चल रहा था, बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान हुए थे, क्योंकि बात ये हुई थी कि ये क्या कर रही थी, एंटी लैंड रिफॉर्म लॉज ला रही थी। मतलब जो लैंड रिफॉर्म लॉज थे उसके उसको इम्प्रूव करना चाह रही थी। और बहुत सारे बड़े 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 मंदिर, जमीन, ये सारी की जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट के उसमें आ रही थी और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही थी कई सारे छोटे छोटे लोगों पे। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि ये कोई तरीका नहीं है गरीबी हटाने का कि आप अमीरों से ले लो और गरीबों को बांटते जाओ, ये कोई तरीका है नहीं, है ना। तो ये इस चीज़ को वैसे बहुत ही रिगरसली ये चीज़ कर रही थी। आगे कहते हैं, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन दिसंबर 1970। फिर कहते हैं कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड करती है कि 1970 में हम अपने पार्टी को क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। चलना तो था कब से, ये 67 में आई थी तो इनको चलना था 72 तक, लेकिन इन्होंने क्या करा, इसे डिसॉल्व कर दिया। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप इनका, है ना, बहुत ही बोल्ड मूव माना गया, बहुत ही सरप्राइजिंगली बोल्ड मूव माना गया, क्योंकि ये चाहते थे कि भाई ऐसा ना हो और हम नए तरीके से चुनाव करेंगे। ऐसा होता क्यों है, मान लो इनके पास करीबन है ना, तो शुरू में 6 कैंडिडेट पूरे थे इनके। अब क्या है, सीपीआई है और ये डीएमके, ये लोग जुड़ गए हैं इनके साथ। तो ये भी अपनी जो चाहेंगे वो डील वगैरह, डिमांड वगैरह चीज़ें रखेंगे, और ये प्रॉपरली अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और मेजोरिटी इनकी है नहीं, इनको हमेशा डर रहेगा। तो ये अगर अपने आप को डिसॉल्व कर देंगे तो अब सारी सीट फिर से खाली होगी, फिर से चुनाव होगा। तो इनको आशा थी कि हम सीट फिर से जीत जाएंगे, और इस बार अगर मान लो 7 सीट जीतती हैं तो 7 की 7 इनकी खुद की रहेगी अगर, तो ये प्रॉपर अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाएंगे। इस कारण से लोग डिसॉल्व करते हैं और इन्होंने डिसोल्यूशन करा। ये चीज़ें जैसे हुई तो हुआ क्या कि फिफ्थ जनरल इलेक्शन आ गया 70 में, फरवरी 71 में फिफ्थ जनरल इलेक्शन आया। अब इस बार हुआ क्या कि इन लोगों को तो लगा था, जैसे कांग्रेस दो पार्ट में टूटी थी, कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन और ये रिक्विजिशनिस्ट, है ना, तो कांग्रेस आर। तो इनको लगा था कि कांग्रेस ओ को लगा था कि ये ही जीतेंगे, क्योंकि इनमें बहुत एक के बाद एक बड़े बड़े दिग्गज थे, तो इनको लगा था कि ये लोग जीतेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने और उस पे क्या करा कि इन्होंने कई लोगों का क्या कर लिया, अलायंस कर लिया, है ना, जिससे ही जैसे महागठबंधन होता है ना, ऐसे महागठबंधन कर लिया। इसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल, ये सारे लोग एक छत पे आ गए, एक अम्ब्रेला के नीचे आ गए और इनके साथ मिल गए। इतने ज्यादा पार्टीज, करीब 5-6 पार्टीज एक साथ मिल गई। और कांग्रेस आर के साथ, यानी इंदिरा गांधी जी की पार्टी के साथ कोई ज्यादा लोग थे नहीं, तो इन्होंने सिर्फ अपने साथ सिर्फ एक पार्टी को जोड़ा, सीपीआई को। सिर्फ सीपीआई को जोड़ा और किसी को नहीं जोड़ा। तो हुआ क्या, लोगों को तो लग रहा था कि भाई इतनी इतने ज्यादा लोग इसमें आ गए हैं, यही लोग जीतेंगे और कोई जीत ही नहीं सकता, इतना बड़ा महागठबंधन है। तो इंदिरा गांधी जी ने जो अपना रैली था वो बड़ा अच्छा किया, उसमें ये चीजें बोली कि बाकी ये चीजें, उनकी स्टेटमेंट थी कि बाकी सबका मोटिव ये है कि इंदिरा हटाओ, है ना, वो देश को फोकस नहीं कर रहे हैं। उन सभी अलायंसेस का मोटिव सिर्फ एक है कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा जी को हटाओ। लेकिन हमारा है कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं, और गरीबी हटाओ का, है ना, नारा लेके चले, जैसे मोदी जी विकास का नारा लेके चले थे, है ना, यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने लिया और उसको लेकर के आगे बढ़ना इन्होंने स्टार्ट किया। लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ उन्होंने अच्छा खासा क्या है कि मतलब मिलने की कोशिश करी। और अब क्या थी, उन्हें ये लगा कि लोगों को अब लगने लगा कि भाई क्या हो रहा था कि ये अमीरों के ज़मीन को लेकर के गरीबों लैंडलेस लेबर्स को दे रही थी, दलित आदिवासी के लिए काम कर रही थी, इन लोगों के लिए काम कर रही थी। तो लोगों को लगा कि ये हमारे लिए ही पार्टी है, और इन्होंने पूरा पूरा अपना सपोर्ट दिया, जो माइनॉरिटीज़ और ये लोग थे। होता क्या है, आउटकम आफ्टर। तो इससे पहले अभी तक हमने देखा कि जो हमारे सीपीआई, सॉरी कांग्रेस, जो हमारा आर वाला था, इंदिरा गांधी जी वाला, उसके साथ सिर्फ अब सीपीआई थी, यानी ये दोनों पार्टी मिल करके थी एक तरफ। और जो जो सी कांग्रेस ओ वाली थी, और इसके साथ कई सारी एसएसपी, पीएसपी, कई सारे पार्टीज मिलके थी, ये महागठबंधन थी, है ना। तो ये दोनों पार्टीज में अब मेनली चुनाव की बातें थी। जब चुनाव का रिजल्ट आने वाला था तो लोगों को लगा था कि भाई यही जीतेंगी, कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस आर, द सीपीआई अलायंस वॉन मोर सीट्स वोट देन कांग्रेस हैड एवर वॉन। कभी भी, इससे पहले कभी भी चुनाव में, जब भी चुनाव हुए, जितनी सीट कभी कांग्रेस से पाई हो, उससे ज़्यादा सीट बताई जा रही है कि कांग्रेस ने इस चुनाव में पाया था। हुआ क्या, कांग्रेस मेजरली नहीं, ये पार्टी ने मिलकर पाया था। टोटल सीट पाई थी इसने 375, जिसमें अकेले, मतलब अब इसमें दो लोग की सीट्स होंगी, तो अकेले जो कांग्रेस आर की सीट थी वो थी आपकी 352 सीट्स इनकी थी, जो टोटल सीट्स का 44% था। अब होता क्या है,
तो यहाँ हुआ कि विद द परफॉर्मेंस ऑफ कांग्रेस ओ द पार्टी विद सो मेनी स्टालवार्ड्स, स्टालवार्ड का मतलब होता है दिग्गज, इतने सारे दिग्गज थे, उनको इतना बड़ा उनको मतलब हार देखना पड़ा। और बताता है कि सिर्फ 1/4 या उससे भी ज्यादा कम सीट ये पा सके, तो सिर्फ 16 सीट्स इनको, पूरा इतने बड़े सारे पार्टियों को मिला करके सिर्फ 16 सीट्स ये जीत पाए थे। तो जो ग्रैंड अलायंस था, ये लाइन बोली गई कि जो ग्रैंड अलायंस है वो ग्रैंड फेल्योर की तरीके से है ना निकल करके आया है ना। जैसे बंगाल वगैरह के इलेक्शन वगैरह में कुछ चीज़ें आई थी, वैसे ही चीज़ें यहाँ पे हुई है ना। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस ओ ने 16 सीट पाई थी, और टोटल कंबाइंड सीट इनका जो है मिला करके, मैंने यहाँ शायद 16 बोल दिया था, टोटल इनकी 40 सीट्स थी, मिला करके टोटल 40 सीट्स पाई। और कांग्रेस ओ जो है वो जिसे एक तरीके से ओल्ड भी मान लो, तो 16 सीट्स पाई थी है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन वाली थी। तो इस तरीके से ये एक इमेज दिखा रहा है जिसमें ये नेता लोग हैं, ये नेता लोगों ने सोचा था यार कि ऐसा है ना, मैंने सोचा था कि अब मैं फर्स्ट आऊंगा, तुम सेकंड आओगे, ये थर्ड आएगा। लेकिन इस पे तीनों ही पोजीशन पे देखने को मिल रहा है कि इंदिरा गांधी जी हैं, और ये तीनों ही पोजीशन को इन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है ना। अब होता क्या है, अब ये चुनाव जो था वो सेंटर का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था है ना। जैसे लोकसभा में बीजेपी है, लेकिन स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट्स होती हैं है ना। तो इस तरीके से अभी लोकसभा का चुनाव 71 में हुआ था। लेकिन हुआ क्या उसी समय 1971 में एक और वॉर होता है। कौन सा वॉर होता है? इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है, और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी इसे कहते हैं। बांग्लादेश अलग हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश से करीबन 80 लाख लोग इंडिया के अंदर आ रहे थे। ये वाला जो एरिया था इंडिया का है ना, और यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से इंडिया की तरफ ही जा रहे थे सारे। तो इंडिया इस जो वॉर में है वो कूदता है, और इसमें इसे बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री मिलती है, और पूरा ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से टोटली अलग हो जाता है। तो बहुत ही बड़ी जीत मिलती है। इससे लोगों के सेंटीमेंट जुड़ जाते हैं, और लोगों का अब ये आता है कि इंदिरा गांधी जो है उनका इस तरीके से अब लोगों के अंदर छवि बन जाता है कि ये मतलब पॉपुलर हैं, और गरीबों के बारे में और सभी के बारे में सोचती तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ही स्ट्रांग लीडर भी है ना। तो ये आता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग लीडर भी हैं, बहुत ही स्ट्रांग मतलब इनका पावरफुल बोल्ड डिसीजंस भी होता है। तो ये बता, दिस इवेंट एडेड टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंदिरा गांधी, इवन द ऑपोजिशन लीडर्स एडमायर्ड हर। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली। उसी साल के अगले साल 71 से अगले साल 72 में एक बड़ा चुनाव होता है, जो स्टेट वाइज चुनाव, मतलब जैसे है ना, सेंट्रल में बीजेपी जीत गई, अभी स्टेट में जैसे अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे अलग अलग स्टेट में चलते रहते हैं। तो 72 में जितने भी चुनाव हुए, सारे ही स्टेट असेंबली वाले सारे ही चुनाव ये जीत गई। इतना ज़्यादा है ना इनका मतलब पॉपुलरिटी बढ़ गई। तो अब ये कह रहा है कि दो सक्सेसिव जो विक्ट्रीज थी, जैसे 71 में केंद्र का चुनाव जीत गई, और 72 में क्या है कि स्टेट वाले चुनाव जीत गए। तो इसके बाद ये माना जाता है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस पहले जो धीरे धीरे 67 के बाद घट रहा था, क्योंकि 67 में बहुत कम सीट मिली थी इनको, 71 में वो फिर से क्या हुआ, बरकरार हो गया, और फिर से वो वापस आ गया है ना। इसी का मतलब एक सटायर इस पे कहते हुए है ना, एक अगला टॉपिक है जो नियरली लास्ट टॉपिक है, वो ये कहता है रिस्टोरेशन, और इसके ऊपर है क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या ये असल रिस्टोरेशन है? इसी के को सिंबलाइज करते हुए ये अमिताभ बच्चन जी की, जिस पे फिर एंग्री यंग मैन का इनका इमेज बना था, वो जंजीर मूवी है जिसमें विजय इनका कैरेक्टर था। तो इसी से रिलेटेड चीजें थी। वो क्या होता है इसमें रिस्टोरेशन में, ये कहते हैं रिस्टोरेशन, क्या सच में रिस्टोरेशन हुआ? मतलब ये कहती हैं कि क्या जो 67 में हारे हैं, मतलब सीट कम हुई थी, 71 में जो इतनी बड़ी इन्हें और 72 में विक्ट्री मिलती है, क्या ये असल रिस्टोरेशन माना जा सकता है? तो ये कहा गया कि नहीं, ये असल रिस्टोरेशन नहीं होगा। ये एक्चुअली हुआ क्या कि 67 में इनकी टीम जो है, इसमें कई सारे मेंबर्स थे, और कई सारे जैसे 67 में जो टीम थी इसमें कई सारे मेंबर थे, तो कई सारे मेंबर क्या होते थे, मिल के डिसीजन लिया करते थे। ये 67 का कहानी है। ये बातें इतनी दूर में लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझें। 67 के पहले कई कांग्रेस में जितने लोग रहते थे वो ज़्यादातर लोग मिलजुल के डिसीजन लिया करते थे। लेकिन 71 में क्या हुआ जब ये जीती, और 72 में, तो अब सिर्फ एक लीडर थी जिसके ऊपर सारी कांग्रेस पार्टी, जो नई कांग्रेस ये CR वाली थी, ये कांग्रेस पार्टी डिपेंडेंट थी, वो थी इंदिरा गांधी। मतलब जो भी वोट करता था वो इंदिरा गांधी जी को वोट करता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर आप पिछले चुनाव में देखे होंगे, तो जब भी बीजेपी को कोई वोट कर रहा था, तो एनडीए को वोट कर रहा था, तो वो मोदी जी को समझ करके ही वोट कर रहा था, है ना। तो हर जगह चुनाव में कोई भी उठ रहा था, वो सोच रहा था कि मोदी जी है, तो मोदी जी को वोट कर रहा था। यही चीज यहाँ हुआ। यहाँ पे जो भी वोट कर रहा था वो यही सोच करके वोट कर रहा था कि इंदिरा गांधी जी हैं। तो अब क्या है कि पूरा यहाँ कहा गया था, पार्टी ऑक्युपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलरिटी एज इन द पास्ट,
but it was a different kind of party. It relied entirely on the popularity of the supreme leader. Supreme leader मतलब इंदिरा गांधी जी obviously. It had somewhat weak organizational structure. यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इन्होंने बहुत ही वीक कहा है, यानी वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, सारे पावर्स नियरली सुप्रीम लीडर के पास थे और सब कोई वोट भी कर रहा था, तो सिर्फ इंदिरा गांधी जी को देकर के वोट कर रहा था। तो इन्होंने कहा द इंदिरा गांधी रिस्टोर्ड द कांग्रेस सिस्टम बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ द कांग्रेस सिस्टम इटसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि नेचर ही टोटल कांग्रेस सिस्टम का चेंज कर दिया, इस तरीके से रिस्टोरेशन पूरी तरीके से हुई थी, मतलब नया नेचर पूरा कांग्रेस का इन्होंने बना दिया। अब कहते हैं कि while the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people aspiration actually shrank, है ना। ये बता रहा है कि अभी आगे के चैप्टर में हम ये चीजें देखने को हमें मिलेगा कि भाई अभी तक हमने 71 से 72 की बातें की, है ना, 1971 से 72 तक की करीबन बातें कर रहे हैं। इसमें क्या गया, इंदिरा गांधी जी का प्रोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अभी इसके बाद आएगा 72 से, अभी अगले चैप्टर में आप देखोगे 72 से 73 में, है ना, अरब अरब इसराइल वॉर वगैरह उधर होते हैं कुछ, और वहाँ क्या होता है कि इन लोगों ने वो तेल का, ऑयल का प्राइस बढ़ा देगा। फिर इसके बाद से इंडिया में बहुत ज़्यादा भुखमरी वगैरह आएगा, उसके कारण से 75 में यहाँ देखने को मिलता है कि सेंट्रल लेवल पे इंडिया में इमरजेंसी लगती है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आज तक है ना। तो जो बहुत बड़ा एक ब्लेम माना जाता है इंदिरा गांधी जी के ऊपर, तो वो 75 पे इलेक्शन के ऊपर बात आएगी, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अभी तक तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन आगे ही देखने को मिलेगा कि पीपल के एस्पिरेशन जो है पूरी तरीके से श्रैंक कर जाते हैं। तो ये आगे के चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारे टोटल चैप्टर का एंड था। ये हमारा इसमें बताया कि कांग्रेस का भाई डाउनफॉल और फिर अपराइज किस तरीके से हुआ। आगे के कुछ चैप्टर्स में इनसे रिलेटेड और भी आगे की चीज़ें देखेंगे कि आगे के गवर्नमेंट वगैरह किस तरीके से बनती है, क्या दिक्कतें आती हैं, इन सबको हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे।